खून आना, मुंह से बदबू आना या फिर ऐसे रेडनेस होना। पर हम क्या करते हैं, हम माउथ वॉश यूज़ करना शुरू कर देते हैं, टूथपेस्ट चेंज कर देते हैं, टूथब्रश चेंज कर देते हैं। अच्छा, ब्रश भी मैं जब खुद खरीदता हूँ तो कुछ फ्लैट आते हैं, कुछ कर्व वाले आते हैं, कुछ बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें? देखिए, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इतने सालों से मंजन यूज़ कर रहे हैं और आज हमारे पास आते हैं कि सारे दांतों में हमें ठंडा गर्म लगता है। फिर हम उनका रूट कैनाल और क्राउन्स और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, बीड़ी, ये सब तो बिल्कुल ही ना ही आपके दांतों पर, आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छे नहीं। आप कौन सा पेस्ट हमारे लिए बेस्ट है और क्या चारकोल, नमक और ये मंजन वाले पेस्ट से कुछ होता है हमारे दांतों में असर? हड्डियां खाने के लिए हमारे दांत नहीं बने तो वो नहीं हम चबा सकते, जो कि काफ़ी देशों में देखा जा रहा है कि वो हड्डियां भी जमाते हैं, बट नहीं, हड्डी के लिए नहीं बने, वो शेर के दांत बने। हम रोज़ 2 बार ब्रश करते हैं, फिर भी दांत में दर्द क्यों रहता है? मुंह से बदबू क्यों आती है? और डेंटिस्ट का नाम सुनते ही डर क्यों लगने लगता है? ओरल हाइजीन सफ़ेद दांतों का सिर्फ मामला नहीं है, ये कई बीमारियों की पहली चेतावनी भी है। आज हम डॉक्टर से बात करेंगे उन छोटी आदतों पर जो दांत को बचा भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अतुल है और मेरे साथ हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव की डेंटल डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रितिका मल्होत्रा। वेलकम मैम। थैंक यू। ओरल हाइजीन हमने टॉपिक चुना है मैम बात करने के लिए। तो जो पहली चीज़ समझ में आती है वो ब्रश करना ही आता है दिमाग में। और ये कहा गया कि 2 मिनट ब्रश करिए या 30 सेकंड करिए, सुबह शाम करिए। मुझे एक ब्रश करने का एक पैटर्न बताइए कि कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? देखिए, ब्रश 2 बार, जैसे कि आप बोल रहे हैं 2 बार, ये सबको ही पता है 2 बार। दिक्कत वहाँ आती है कि वो 2 बार कौन सा टाइम हो। कोई कहता है रात को ज़्यादा ब्रश करना ज़रूरी है, कोई कहता है सुबह ब्रश करना ज़रूरी है। सुबह भी ब्रश करें तो कब करें, नाश्ते से पहले करें या नाश्ते के बाद करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे ब्रश किया जाए। तो एक रात को सोने से पहले, जब उसके बाद आप कुछ नहीं खाने वाले, लास्ट थिंग, और एक सुबह नाश्ते के बाद, ये 2 टाइम ब्रश करना सबसे ज़रूरी है। सुबह का तो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, रात का नहीं कर पाते हैं फॉलो। क्यों ज़रूरी है रात में ब्रश करके सोना? देखिए, अगर आप ब्रश करके नहीं सोएंगे तो जो भी आपने पूरे दिन में खाया है वो आपके मुंह पे जमा रहेगा, आपके दांतों पे चिपका रहेगा। और क्योंकि रात भर जब इंसान सो रहा होता है, उसकी सलाइवेशन कम होती है, थूक कम बनती है, क्योंकि हम बात कम करते हैं, हम चबा कुछ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि वो जो क्लेंजिंग एक्शन होता है, जो थूक होती है, आपके दांत में कुछ जमा हुआ गंद है वो भी साफ करती है, तो वो कोई एक्शन नहीं हो रहा और वो गंदगी आपके दांतों पे चिपकी रहती है बहुत समय तक। तो इस समय में, जो पूरे रात का समय है, आपके कीटाणु को बहुत टाइम मिल जाता है उन दांतों को खाने का, क्योंकि उस पे जो दांतों के ऊपर गंदगी है उसको खाने का टाइम मिल जाता है, तो आपके दांत भी सड़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। और किस तरह से ब्रश करें ये भी बताइए, क्यों कुछ लोग, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, शूट से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत प्रेशर से लोग ब्रश करते हैं। राइट। और बहुत प्रेशर से करना, बहुत तेज़ करना, बहुत जल्दी करना, सही पैटर्न क्या है ब्रश करने का? देखिए, प्रेशर इतना होना चाहिए मिनिमम, जिससे बस दांतों के बीच में जो खाना फंसा हुआ है या दांतों के ऊपर जो खाना लगा हुआ है वो निकल जाए। उससे ज़्यादा अगर आप रगड़ के करते हैं तो ऊपर की जो परत होती है, जिसको हम एनामल कहते हैं, वो भी साथ साथ में घिसने लग जाती है, जो कि सही नहीं है। तो एक सही ढंग होता है ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, आगे की तरफ और पीछे गोल गोल, और अंदर कभी मिस नहीं करना चाहिए। एक सही ढंग यही है ब्रश करने का। और क्या अगर आपके दांतों का पैटर्न सिंपल नहीं है, ये ऐड भी आता था वैसे दूरदर्शन में पहले, ब्रश करना जिसमें सिखाया जाता था, बिल्कुल। और आपके दांत अगर आड़े तिरछे हैं और आपको लगता है कि नहीं ये इस पैटर्न से नहीं है, तो फिर कैसे ब्रश करें? कुछ देखिए, पैटर्न जो बेसिक रहता है वो सेम रहता है। अगर एक एडल्ट जना ब्रश करे तो आगे ऊपर नीचे और पीछे गोल गोल और अंदर के, ये पैटर्न सेम रहेगा एक एडल्ट ब्रशिंग पे। बट हाँ, उसमें फ्लॉसिंग जो आपने सुना होगा, फ्लॉसिंग की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर आपके आड़े टेढ़े दांत हैं तो उनके बीच में जो जगह है वो नॉर्मल ब्रश से क्लीन नहीं होती है। तो उसके लिए एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको कहते हैं डेंटल फ्लॉस, जो एक धागे की तरह होता है, उससे वो बीच की जगह क्लीन हो जाती है। तो फ्लॉसिंग ज़रूर साथ में करनी चाहिए ब्रशिंग की। अच्छा, ब्रश भी मैं जब खुद खरीदता हूँ तो कुछ फ्लैट आते हैं, कुछ कर्व वाले आते हैं, कुछ बहुत अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं।
तो ये कैसे डिसाइड करें कि हम कौन सा ब्रश यूज़ करें? देखिए, एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्ट टूथब्रश आपको हार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रगड़ने की वजह से आपके गम्स में भी इंजरी हो सकती है, और बहुत सॉफ्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि वो अपना काम ही नहीं करेगा। तो एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज सॉफ्ट टूथब्रश, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट हार्ड, नॉट मीडियम, सॉफ्ट टूथब्रश एक बढ़िया रहता है सही ढंग से ब्रश करने के बाद। उससे जो मेन काम है, जो दांतों के ऊपर खाना फंसा हुआ है या जो प्लाक सुना होगा आपने, ऊपर एक लेयर जमा हुई है, वो निकल जाती है। और आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश का बहुत चलन है, और इसको ये कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, जब इलेक्ट्रिक ब्रश शुरू हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो बनाया था ऐसे लोगों के लिए जो मेंटली या फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या फिर ऐसे जिनकी वो फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो नहीं सही ढंग से कर पाते ब्रश। बट आज की डेट में, जैसे आपने बताया, बहुत फैशन में भी है और बहुत लोग करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि टाइम नहीं है, फटाफट उससे ब्रश कर लिया, सही टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, उनको लगता है काम बढ़िया कर रहा है। बट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश को आप बहुत रगड़ के प्रेशर भी दें, और उनका जो स्टैंडर्डाइज बना हुआ है जितना वो प्रेशर से चलता है, दोनों चीज़ें साथ में हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, तो प्रेशर ना यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर का जो प्रेशर है वो उतना बहुत है हमारे लिए। तो आप सही ढंग से अगर वो यूज़ करें तो वो बढ़िया है। बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप एक नॉर्मल सॉफ्ट टूथब्रश विद द राइट टेक्निक यूज़ करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा, ब्रश के बाद अगला मुद्दा जो आता है वो पेस्ट का है, कि पेस्ट कौन सा यूज़ करें, क्योंकि इस समय मार्केट में चारकोल वाले पेस्ट, नमक वाले पेस्ट, और ऐसे पेस्ट जो पहले पाउडर फॉर्म में आते थे, अब उनको ये है कि अब वो पेस्ट में आ रहे हैं वो। और मैं बचपन में देखता था कि लोग पहले मंजन उंगलियों से करते थे और उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। वो लोग अभी भी उस मंजन को यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, फिर पेस्ट करने के बाद मंजन यूज़ करते हैं। तो ब्रश में क्या यूज़ करें, कौन सा पेस्ट हमारे लिए बेस्ट है, और क्या चारकोल, नमक और ये मंजन वाले पेस्ट से कुछ होता है हमारे दांतों में असर? देखिए, आपने बहुत ठीक बताया कि पहले लोग मंजन यूज़ करते थे। जब वो मंजन यूज़ करते थे ना, तो हमारे जो खाने का पैटर्न था, जो लाइफस्टाइल था, वो भी बहुत अलग हुआ करता था। और जो मंजन आते थे बिल्कुल टूथपेस्ट की तरह ही सॉफ्ट होते थे। पर आज की डेट में जो टूथपेस्ट आ रहे हैं, उसमें या नमक है, या जैसे आपने बताया चारकोल है, लौंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एब्रेसिव होती हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू मेंशन नेम्स, बट बता रही हूँ, उस टाइप के जो मंजन होते हैं जो बहुत एब्रेसिव होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक रेगमार की तरह काम करते हैं। तो ऊपर की जो एनामल है ना हमारे दांतों की, वो लेयर को धीरे 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 निकालते रहते हैं। वो हील नहीं करती एनामल? नहीं, एनामल कभी वापस नहीं बनता एक बार चला जाए तो। और उस टाइम तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ऊपर की लेयर जो थोड़ी खाने पीने की वजह से, चाय और हमारी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स की वजह से थोड़ी ब्राउनिश हो गए, वो हट जाती है। तो हमें बहुत बढ़िया लगता है, अरे क्या मंजन है, इससे तो पूरे वाइट हो गए दांत। बट आगे जाकर क्योंकि इतना रेगमार की तरह काम करता है कि वो सेंसिटिविटी कॉज करता है, तो आगे जाके सारे दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इतने सालों से मंजन यूज़ कर रहे हैं, और आज हमारे पास आते हैं कि सारे दांतों में हमें ठंडा गर्म लगता है। फिर हम उनका रूट कैनाल और क्राउन्स और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सेंसिटिव पेस्ट भी तो आए हैं कि अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप ये पेस्ट यूज़ करिए। ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद मेडिकेटेड पेस्ट हैं जिनको आप खुद ही ओटीसी ड्रग की तरह परचेज करके यूज़ कर रहे हैं। ये कितना सेफ है जो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने का दावा करते हैं? देखिए, सेंसिटिविटी को कोई ऐसे टूथपेस्ट ख़त्म नहीं कर सकता, पहली चीज़, क्योंकि पहले आप उसको कॉज को पता करते हैं, सेंसिटिविटी है क्यों। क्या इसलिए है कि आपके नेचुरल दांत आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसका ऊपर का एनामल कम हो रहा है, या फिर आप ज़्यादा जैसे विटामिन सी, जैसे नींबू, आंवला बहुत कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से कम हो रहा है, या फिर आपके टूथपेस्ट की वजह से कम हो रहा है, किस वजह से, रगड़ने की वजह से कम हो रहा है। क्योंकि अगर वजह को एड्रेस नहीं करा अगर और हम ये यूज़ करते रहें, तो वो ये मास्क करता है बस ये, पर मेन वजह तो वहीं रहती है। तो सेंसिटिविटी आगे जाके फिर भी बढ़ती रहेगी। तो ये बिना एक प्रोफेशनल हेल्प के या बिना एक डेंटिस्ट से पूछे ये ऐसे सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट नहीं यूज़ करनी चाहिए।
प्लस मैं और ये बात कहना चाहूँगी कि आजकल आप एड्स देखते हो, उसमें बहुत है ये सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट ये, बट उसको कैसे यूज़ करना है वो कोई नहीं बताता। तो सही तरह से ये सेंसिटिविटी की, क्योंकि ये मेडिकेटेड है, इसका एक सही ढंग होता है यूज़ करने का, तो वो नहीं बताया जाता, तो इंसान अपने आप ही ट्राई करता रहता है। सो इट माइट वर्क वेरी वेल फॉर समबडी एंड इट माइट कॉज हार्म फॉर समबडी, तो इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि अपने आप उसको यूज़ करा जाए। तो आइडियल पेस्ट कौन सा हो? जैसे अभी बहुत सारे फ्लेवर भी आते हैं, मिंट है, हर्बल है, और उनको करते हुए अच्छा तो महसूस होता है, लेकिन चूज़ कैसे करें कि एक आइडियल पेस्ट है जो जिसको यूज़ करने से आपकी ओरल हाइजीन और ठीक ठाक आप उसको मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, कोई भी जेल फॉर्म टूथपेस्ट, नमक नहीं चाहिए हमारे को, हमें और भी कोई एडिड चीज़ नहीं चाहिए, कोई भी फ्लोरिडेटेड जेल फॉर्म टूथपेस्ट, तो आप उसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं कि फ्लोराइड कंटेंट है नहीं है, और एक फ्लोराइड कंटेनिंग नॉन एब्रेसिव जेल फॉर्म टूथपेस्ट वर्क्स वंडर्स। ब्रशिंग टेक्निक और कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है दैन द टूथपेस्ट यूज़। तो कोई भी स्टैंडर्डाइज जेल फॉर्म टूथपेस्ट यूज़ करें आप सही टेक्निक के साथ, दैट विल वर्क वेरी वेल। क्योंकि बहुत सारे लोग हर्बल यूज़ करते हैं और उसमें मैंने देखा काली मिर्च और क्या क्या यूज़ हुआ है, जिसको लोग यूज़ करने के बाद उनको लगता है कि बहुत तीखा लग रहा है मुंह में, फ्रेश भी लग रहा है, वो फ्रेश भी एक भ्रम है कि क्या फ्रेशनेस है वो, तो वो कुछ काम करती है कि नहीं? बिल्कुल नहीं काम करती, वही सेम काम करती है जो एक रेगमार काम करता है। तो कोई भी ऐसी एब्रेसिव चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो टेम्परेरी सल्यूशन है। आपको जो अजीब सा लग रहा है और आपको लगता है उसके बाद फ्रेश फील कर रहे हो, उसकी जगह बेटर है कि आप एक, अगर आप इतनी फ्रेशनेस या मिंट फ्लेवर चाहते हैं तो आप एक माउथ वॉश ऐड कर लीजिए अपने ओरल हाइजीन में दैन यूजिंग दीज टूथपेस्ट। अच्छा, ओपीडी करते हुए, सर्जरी करते हुए आप सबसे ज़्यादा बैड प्रैक्टिस क्या देखती हैं दांतों के प्रति? जैसे दांत में दर्द है या ऐसा लगता है कि कुछ महसूस हो रहा है या कीड़े हैं, तो लोग लौंग का तेल, आप तो कह रही हैं कि लौंग और नमक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल होना नहीं चाहिए पेस्ट में, टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए। टूथपेस्ट में वैसे सेफ है यूज़ करना? वैसे लौंग का तेल यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एटलीस्ट टेम्परेरी, जब तक आप एक डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं उतने टाइम तक आपकी पेन को थोड़ा रिलीफ दे देता है, तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और कैसे पेशेंट आते हैं आपके पास जो दांतों को उसको सफाई के नाम पे अब्यूज़ करते हैं? क्या क्या होता है? देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं जो ये सोच के आते हैं, ये सबसे कॉमन मिथ है कि दांत की सफाई अगर हम कराएंगे तो या तो हमारे दांत हिल जाएंगे या हमारे दांत घिस के कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये बहुत कॉमन मिथ है जिसको हम उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, हर चीज़ की सफाई आपके लिए अच्छी होती है। ये वही वाली बात है, आप आके बोलो कि मैं अगर रोज़ नहाऊंगा तो क्या मेरी स्किन खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बट हाँ, रगड़ के कोई भी चीज़ करो तो ऊपर की लेयर खराब हो जाती है। तो अगर आप एक डेंटिस्ट से प्रॉपर क्लीनिंग कराते हैं, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, और एक सही ढंग से कराते हैं, एक सही जगह से कराते हैं, तो हमेशा वो भी गंदगी आपके दांतों में है, आपके मसूड़ों के पास है, वो बेटर ही होती है। जो गंदगी है, जो इन्फेक्शन है, वो ठीक ही होती है। तो सफाई से कोई दांत कमज़ोर नहीं होते, सफाई से दांत हिलते नहीं हैं, ये सबसे कॉमन हमारे को सुनने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको वो पेशेंट मिले जो बस अड्डों पे जो दांत साफ करते हैं ना 5 मिनट में बिल्कुल ही, और वो साफ कर देते हैं, आप अगर जा रहे हैं आपको 2 मिनट रोकेंगे 10 रुपए में, वो क्या होता है एक्चुअली, वो कैसे साफ करते हैं? वो ऐसी मशीन्स यूज़ करते हैं जिससे ऊपर की लेयर 1 सेकेंड में घिस जाती है, तो जहाँ वो घिस गई वहाँ अंदर की परत आपकी दिखने लग गई जो कि वाइट है, और आप खुश हो जाते हैं कि साफ़ हो गए। वो उनमें ये प्रॉब्लम है कि दांत की अगर आपने सफाई करी, मेरे ख्याल से इन्हीं लोगों को देख कर ही ये मिथ बनी होगी कि अगर दांत की सफाई करते हैं तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हिलने लग जाते हैं, तो उस टाइम बहुत बढ़िया होता है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करते हो कि आपके दांत बहुत कमज़ोर हो गए। दांत की सफाई से क्या सिर्फ हमारी स्माइल इनहेंस होती है, वो सुंदर लगते हैं, या कुछ मेडिकली भी हेल्दी भी होते हैं वो? देखिए, दांत की सफाई से दांत का कलर चेंज नहीं हो सकता, तो वो जहाँ तक सुंदर लगने वाली बात है वो एक अलग प्रोसीजर होता है जिसको हम टीथ वाइटनिंग कहते हैं। तो ये सफाई आपकी सुंदरता के लिए नहीं बनी है, इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इट्स फॉर योर हेल्थ। तो जहाँ पे भी दांत और मसूड़े के बीच में गंदगी आ जाती है, जहाँ गंदगी होगी वहीं कीटाणु होंगे, तो वो कीटाणु एक तरफ से दांत को खाने की कोशिश करते हैं, एक तरफ से मसूड़े को, पर वो इतने प्रिसाइज होते हैं कि वो
दांत को कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, मसूड़े को इन्फेक्ट करते हैं। आपको कैसे पता लगता है? दांतों में खून आना, मुंह से बदबू आना, या फिर ऐसे रेडनेस होना। पर हम क्या करते हैं, हम माउथ वॉश यूज़ करना शुरू कर देते हैं, टूथपेस्ट चेंज कर देते हैं, टूथब्रश चेंज कर देते हैं। ये कीटाणु बढ़ते जाते हैं क्योंकि आपने कॉज तो नहीं हटाया, वो तो गंदगी वही है जिसके ऊपर कीटाणु है। तो उस वजह से वो फिर नीचे अंदर जाके मसूड़े को इन्फेक्ट करने के बाद जो अंदर की लेयर है, जो आपकी हड्डी है, उसको भी इन्फेक्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पायरिया, बहुत कॉमनली सुनने, तो वो गंदगी पायरिया कॉज करती है। तो अगर हम गंदगी हटाएं जो सफाई से, तो ये पायरिया होने के चांसेस नहीं होते। पायरिया क्या है? डिजीज है, कंडीशन है? पायरिया इज अ डिजीज ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, मतलब कि जो दांत के आसपास के, उसके अंदर के हड्डी की, मसूड़ों की जो आसपास है, दांत के अलावा जो आसपास जगह है, उसकी इन्फेक्शन को पायरिया कहा जाता है। जो कि ये हाइजीन मेंटेन नहीं करने से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन सी आदतें ऐसी हैं जो दांतों को हमारे बर्बाद कर रही हैं? ब्रश करने के अलावा और ये जो बैड प्रैक्टिसेस हैं इनके अलावा वो कौन से खान पान हैं जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बहुत खतरनाक है दांतों के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा तो तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, बीड़ी, ये सब तो बिल्कुल ही ना ही आपके दांतों पर, आपकी पूरी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। आपको पता ही है आजकल इतना ज़्यादा ना कि खाली दांत के कलर को चेंज करना और मसूड़ों को इन्फेक्ट करना, बट कैंसर, ओरल कैंसर भी बहुत आजकल देखा जा रहा है। ये इसी वजह से है कि आप बहुत तंबाकू, पान, गुटखा, खैनी और स्मोकिंग, बीड़ी, इन सब की वजह से। प्लस इसके अलावा आपको जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आपकी, तो ये सब ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा विटामिन सी, तो आंवला, लोगों को लगता है आंवला अच्छा है, पर एक लिमिट में अच्छा है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ बैड। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड, और बहुत ज़्यादा मीठा, खट्टी चीज़ें दांतों को वैसे पसंद नहीं है, तो फील भी होता है खाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा लो तो आपकी बॉडी बता देती है। बट उसके अलावा मीठा तो पता ही है सबको कि दांतों के लिए मीठा अच्छा नहीं क्यों? होता। बच्चों को हम तो बचपन में कहा जाता था कि मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन बड़े होने पे तो कोई ये नहीं कहता है कि मीठा मत खाओ। मीठा क्या करता है दांतों के साथ? देखिए, मीठा जो होता है ना, दांत पे चिपक जाता है। तो जहाँ पे भी चिपक जाता है वहाँ पे कीटाणु आने लग जाते हैं और दांत को सड़ा देते हैं। तो बल्कि जैसे आपने बचपन की बात करी, तो आज की डेट में हम बच्चों को यही बोलते हैं, देखो मीठा से रोक नहीं पाते हम बचपन में आजकल, क्योंकि इतना जंक फूड है, इतना मीठा है कि मुश्किल है बोलना कि आप मत खाओ। बच्चे फिर भी खाते हैं। तो हमने ना उसमें पेशेंट्स को हम हमेशा ये बात समझाते हैं कि एक सही तरीके से खाओ। सही तरीके मतलब कि अगर आप मीठा खिलाना चाहते हो तो ऐसे रोज़ नहीं खाए, वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए रख लिया जाए। और समझ लो आपके पास एक पूरी चॉकलेट दी गई है, तो उसको एक बार में ना खाए। एज अ पेरेंट आजकल हम देखते हैं बच्चों को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे पूरी चॉकलेट नहीं, रुको, थोड़ी सी शाम को खा लेना, थोड़ी सी खाने के बाद खा लेना। तो जितनी बारी उस चॉकलेट को खाया जाता है उतना एक्सपोजर बढ़ता है दांतों में। तो हम चाहते हैं मिनिमम एक्सपोजर हो। तो अगर आप एक चॉकलेट खा रहे हैं तो वो एक बारी में खाए, जितनी खानी है, उसके बाद पूरे दिन ना खाएं। और खाने के बाद बच्चे को इनकरेज करें कि उसके बाद ब्रश कर ले। क्या हमारे सलाइवा में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है ऐसा कि जो दांतों को क्लीन करता है? बिल्कुल बिल्कुल, सलाइवा में डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो जो भी खाना फंसा हुआ है थोड़ी हद तक उसको क्लीन कर देता है। अच्छा, अब आते हैं उस पर। अच्छा, उससे पहले मैं माउथ वॉश से, आपने जिक्र किया माउथ वॉश का। माउथ वॉश क्या काम करता है? आजकल बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और उसको एक ब्रश का अल्टरनेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं। और माउथ वॉश तक ही बात नहीं रुकी है, अभी माउथ पेंट भी लोग यूज़ करने लग गए हैं, जो एंटी फंगल पेंट्स हैं। माउथ वॉश और ये माउथ पेंट क्या काम करते हैं? किन्हें ये लेना चाहिए और किन्हें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, माउथ वॉश जैसे कि आजकल बहुत एड्स आती हैं, तो माउथ वॉश एक बहुत कॉमन चीज़ है जो यूज़ हो रही है। बट जैसे कि एक टूथपेस्ट का, एक टूथब्रश का एक सही ढंग होता है, माउथ वॉश का भी एक सही ढंग होता है यूज़ करने का। तो माउथ वॉश यूजुअली लोग क्या करते हैं, ब्रश करा और माउथ वॉश यूज़ कर लिया। तो पहली चीज़ तो ब्रश की इमीडिएटली बाद माउथ वॉश ना यूज़ करें। तो एटलीस्ट हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए बिटवीन ब्रशिंग एंड यूजिंग द माउथ वॉश, क्योंकि जो माउथ वॉश के इंग्रेडिएंट्स हैं और जो आपके टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में एक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो उसमें दोनों काम नहीं कर पाते। तो एक तो आधे घंटे का गैप रखें। और माउथ वॉश कभी भी टूथपेस्ट की जगह नहीं आप यूज़ कर सकते, क्योंकि जो टूथपेस्ट है वो अलग काम करती है, वो ऊपर के खाने को हटाती है जो फंसा हुआ खाना है। और माउथ वॉश एंटीबैक्टीरियल है, जो छुटपुट इधर उधर बैक्टीरियाज हैं उसका ध्यान रखती है। तो वो उसकी जगह नहीं, वो उसका अलग अपना काम है, उसका अपना अलग काम है।
प्लस सबसे ज़रूरी बात है, कोई भी माउथ वॉश 3 हफ्ते से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच यूज़ नहीं करना चाहिए, जो लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन होती, क्योंकि उससे भी देखा गया, उससे भी स्टेनिंग हो जाती है। तो करें 3 हफ्ते के लिए करें, उसके बाद 2-3 हफ्ते का गैप दे दें, फिर 3 हफ्ते के लिए कर लें। तो एक सही ढंग से करा जाए तो माउथ वॉश इज़ अ गुड थिंग टू यूज़। क्या तरीका सही करने का? कि कुछ लोग डायरेक्ट जो माउथ वॉश है उसको ढक्कन से कुल्ला करके उसको जो है फिर थूकते हैं, कुछ लोग उसको डाइल्यूट करते हैं पानी में। सही तरीका क्या है? देखिए, आइडियली तो 1:1 डिल्यूशन, मतलब एक ढक्कन वो और एक ढक्कन पानी का मिला के। बट हर आजकल जो नए नए ब्रांड्स आए हैं, हर एक के पीछे ना उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कितनी कॉन्सेंट्रेशन में वो बनाया गया है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, यूज़ करने से पहले पीछे ज़रूर उसकी इंस्ट्रक्शंस देखें और उस हिसाब से फिर यूज़ करें। अच्छा, इसके बाद जो है जीभ हमारी, उसके प्रति भी, उसको साफ रखने के भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल टंग क्लीनर यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे हमारे टेस्ट बड्स ख़राब हो जाएंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, उसको बहुत फोर्स से उसको साफ करते हैं, जिसके बाद वो ये शिकायत करते हैं कि हमको स्वाद नहीं आया कुछ देर खाने के बाद। जो जीभ पे सफ़ेद परत जमती है सुबह उठने के बाद, वो क्या है? उसे साफ रखना क्या ज़रूरी है भी या नहीं? देखिए, जो सफ़ेद परत जमती है वो गंदगी की वजह से होती है, गंदगी और बैक्टीरिया की वजह से। तो उसको साफ़ करना उतना ही ज़रूरी है जितना दांतों को साफ़ करना। तो साफ़ उसको करना चाहिए। बट जैसे कि आपने कहा टंग क्लीनर, तो टंग क्लीनर में क्या प्रॉब्लम रहती है कि आप टंग क्लीनर से अपनी टंग तो क्लीन कर देते हैं, पर उस टंग क्लीनर को क्लीन करना भूल जाते हैं। तो आपने उसको क्लीन करा और रख दिया, अगली बार आप वही उठाकर फिर से यूज़ करते हैं, तो इन्फेक्शन होने के और चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो पड़े पड़े टंग क्लीनर जो एक गंदा है उसमें भी बैक्टीरिया जमा हो उसको जाते हैं। कैसे साफ करें? साबुन से या तो सिर्फ पानी से? आइडियली तो साबुन से करना चाहिए, नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, टूथब्रश को ही, सॉफ्ट टूथब्रश को हल्के हाथ से उसी से टंग को क्लीन कर लेते हैं। एंड क्योंकि हर बार उस टूथब्रश में पेस्ट लगता है तो वो भी साफ ही रहता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। पर हाँ, बहुत ज़ोर से रगड़ के कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर की टंग की लेयर को भी बर्बाद करता है। तो उससे बेटर है कि एक सॉफ्ट हैंड, जेंटल हैंड से उसको क्लीन करना चाहिए। तो टूथब्रश भी तो गीला रहता है रात में, और जब वो गीली चीज़ है तो वहाँ पर भी तो बैक्टीरिया जम सकता है ना? नहीं, जब आप उसको टूथब्रश को टूथपेस्ट के साथ क्लीन कर रहे हैं तो आपने उसको एंटीबैक्टीरियल तो यूज़ हो ही गया, वो एक समझ लीजिए साबुन की तरह काम हो गया। और उसके बाद जब आप उसको क्लीन करके रखते हैं, क्योंकि वो ओपन में है तो अपने आप ड्राई हो जाता है। अच्छा। जहाँ की आप टंग क्लीनर की बात करते हो, या तो उस टंग क्लीनर को रेगुलरली एक सोप से वॉश करें या एक डिसइंफेक्टेंट से क्लीन रखें, तब तो वो वही काम करेगा। पर अगर आप खाली पानी से धो के रख रहे हैं तो वो इन्फेक्ट होने के, उसके बैक्टीरिया में ग्रोथ होने के चांसेस हैं उस पे। और ब्रश में आप कह रही हैं ओपन में रखें, तो कुछ लोग कैप लगाते हैं, कैप लगाना ठीक है ब्रश में? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कैप आपको लगता है कि वो आसपास की गंदगी से आपको बचा रहा है, पर जो अंदर, जैसे कि आपने बोला गीला, तो गीले से जो इन्फेक्शन हो रही है वो उसने उसको और कवर कर दिया, तो उसमें इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्योंकि वो उसका जो कवर भी है वो भी हम कोई क्लीन रेगुलरली करते नहीं है, तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बेटर रहता है कि उसको आप ओपन में क्लीन करके ओपन में ड्राई रखने के लिए छोड़। अच्छा, टंग क्लीनर पे बहुत तरीके के आते हैं, एक वो लोहे और एल्युमिनियम के आते हैं जिनमें जंग लग जाती है बहुत दिनों बाद। अब इधर जो है 8-10 सालों से वो प्लास्टिक के आने यूज शुरू हुए हैं। एक सिंगल हैंडेड भी आता है यूज़ करने। टंग क्लीनर कौन सा यूज़ करें? टंग क्लीनर अगर आप मेरे से पूछे, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बैक ऑफ द ब्रश यूज़ करें, या फिर कई बैक ऑफ द ब्रश में टंग क्लीनर की तरह होता है, नहीं तो ब्रश को ही नॉर्मली यूज़ करें, वो बेटर रहता है। नॉट इवन द बैक, ऊपर का। अगर आप टंग क्लीनर ही स्पेसिफिकली यूज़ करना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज यूज़ करें जिसमें जंग के चांसेस ना हो। एक प्रॉपर कंपनी का मेड होगा तो कम से कम चांसेस नहीं होंगे, एटलीस्ट वो प्रॉपरली लोहे से नहीं बना होगा, एक प्रॉपर जो हाइजीनिकली मेड एंड बायोकम्पैटिबल मटेरियल से बना होगा, या प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक ब्रांडेड या फिर कोई अच्छी कंपनी का यूज़ करें जिसमें ये पता हो कि आप किस मटेरियल से बना है वो, और उसको क्लीन रखें, तो एनीथिंग इज़ फाइन जब तक कि आप उसको क्लीन रख रहे हैं और प्रेशर एक नॉर्मल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, आपने अभी बताया कि पायरिया के कारण क्या हैं। कुछ लोगों को पायरिया अगर नहीं है
और वो बराबर सफाई का ध्यान देते हैं, फिर भी उनके मुंह से जो है बदबू आती है, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम सबसे पहले जब पेशेंट आता है और उसके मुंह से बदबू आ रही है, सबसे पहले हम लोकल कॉज देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है वो पायरिया तक पहुंच गया हो। कभी कभी थोड़ी गंदगी इधर उधर है, तब भी पायरिया तक नहीं पहुंचा है, गम में इन्फ्लेमेशन है जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं तो फिर कभी कभी कीड़ा लगा होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कैविटी है और खाना फंस जाता है। उस खाना बार बार वहीं फंसने पे और जमा होने से भी बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी बदबू आ सकती है। नहीं तो फिर अगर ना कोई ओरल कॉज नहीं दिख रहा, तब हम कहते हैं या तो वो पेट से रिलेटेड हो सकता है या लंग से रिलेटेड, मतलब कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम अंडरलाइन की आप जब सांस ले रहे हैं तो वो अंदर से सांस में बदबू आ रही है बिकॉज अंदर कोई इन्फेक्शन है। अच्छा। तो उस केसेस में हम बोलते हैं कि आप जाके एक जनरल फिजिशियन से मिलिए और जांच कराइए अपने शरीर की कि क्या दिक्कत है। और कैविटी का जिक्र किया आपने, कैविटी कैसे बनती है? धीरे धीरे बनती है या जन्म से होती है या उम्र के साथ आप कुछ ना करें तब भी बनती है? नहीं, देखिए, कैविटी गंदगी की वजह से बनती है। जहाँ आपने ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करी, मीठा ज़्यादा खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, कुल्ला नहीं करते, ये सब चीज़ों की वजह से खाना एक जगह जमा रहता है और एक जगह फंसा रहता है, तो उस वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो दांत को भी, खाने के साथ साथ दांत को भी खा जाते हैं और कैविटी बना देते हैं। तो वो कैविटी, जब अगर आप गंदगी साफ रखेंगे दांत को, तो कैविटी के चांसेस कम होते हैं। प्लस ये भी देखा गया आजकल की थोड़ा ना जेनेटिक कॉज भी है। तो अगर आपके माँ बाप के दांतों में कीड़े ज़्यादा लगते थे तो थोड़ी टेंडेंसी ज़्यादा होती है आपकी भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सफाई रखें, प्लस हर 6 महीने में एक बार एक डेंटिस्ट को दिखाएं। उससे क्या होता है, 6 महीने में सफाई तो हो ही जाती है और एक चेकअप भी हो जाता है। कहीं हो सकता है आपको नहीं दिख रही कहीं पे गंदगी, या फिर कहीं पे आपको कीड़ा जहाँ शुरू हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा, वो महीनों महीनों में फिर डीप हो जाता है, फिर रूट केनाल और आगे लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो बेटर रहता है कि अगर आप 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो एक जांच भी कर लेते हैं। अगर छोटी कैविटी है तो उसकी फिलिंग हो जाती है और आगे बढ़ती नहीं है वो। अच्छा, डेंटल फ्लॉस यूज़ करने का अब तो थोड़ा सा चलन शुरू हो गया है, वरना लोग पहले माचिस की तीली से साफ करते थे दांत को, अब फिर वो टूथपिक भी है यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्रश जो है बहुत जगहों पहुंच नहीं पा रहा है बहुत जगहों पर, और शायद हमारे पास वो ब्रश भी नहीं है या वो तरीका भी नहीं जानते हैं। तो दांत को टूथपिक से या माचिस की तीली से या पिन से बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसको मसूड़ों को जो है वो घायल कर लेते हैं। ये कैसे, कितना खतरनाक है, कितना सेफ है, और क्या कैसे इसको साफ करें अगर दांत को, टूथपिक वगैरह को? टूथपिक तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो इतना शार्प होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके गम में इंजरी हो जाएगी। तो आपके मसूड़े पे खून निकलने लग जाएगा, तो वो हार्म ज़्यादा करने के चांसेस होते हैं। लोग उससे भी आदत पड़ जाती है ना, लोगों को पता है कि मसूड़े में अगर इंजरी हो गई सुबह हील कर जाएगा। है। बट उसमें आगे जाके दिक्कत रहता है। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, टूथपिक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। ना ही ये जो आप पिन या माचिस की तीली, ये इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है। वो मैं कहूँगी जिसका जो काम है उसी को करने दीजिए। तो ये इसके लिए नहीं है, हमारे दांतों के बीच के लिए फ्लॉस बना है जो एक धागे की तरह होता है। वो बना ही इसलिए है कि दांतों के बीच में जो गंदगी है, जहाँ ब्रश नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे काम करे। प्लस आजकल अगर कई लोगों को लगता है कि वो फ्लॉस धागा ठीक तरह से पीछे नहीं पहुंच पा रहा, वो नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आजकल वाटर पिक्स भी आए हैं, वाटर फ्लॉसर्स। वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, वो दांतों के बीच की गंदगी को साफ करने के लिए। अच्छा, ये तो एडल्ट की बातें हो गई। बच्चों के जो दूध के दांत टूटते हैं कहा जाता है, बच्चों को कब डेंटल या क्लिनिक में या डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए? जब पहला दांत आ जाए बच्चे का, तो बच्चे को एक डेंटल विजिट ज़रूर करनी चाहिए। और बच्चों की ओरल हाइजीन के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मीठा, चॉकलेट, जंक फूड से दूर रहें। प्लस ब्रशिंग उनकी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी। तो रात को अगर शुरू से ही बच्चों को आदत डाल दी जाए कि रात को ब्रश करके सोना है, फ्लॉस करके सोना है, हर खाने के बाद कुल्ला करना है, तो मेरे ख्याल से आगे जाके उनको दिक्कत नहीं होगी। और बुजुर्गों के दांत क्यों हिलने लग जाते हैं? वो क्या कारण है? उम्र का कारण है, या उन्होंने अपनी, जब वो यंग थे तो वो ओरल हाइजीन को उन्होंने मेंटेन नहीं किया? क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं कि उनके एक भी दांत नहीं गिरते हैं, और कुछ हैं वो बिल्कुल उनके दांत रहते ही नहीं है। क्या इसमें कोई जेनेटिक कॉज भी है, या हाइजीन से जुड़ा मामला, या किसी डिजीज से? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। एक जेनेटिक कॉज तो है ही,
प्लस हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया पायरिया से जब हड्डी भी इन्फेक्ट हो जाती है मसूड़ों के साथ साथ, तो हड्डी गल जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, तब वो दांत हिलने लग जाते हैं। तो अगर कोई इंसान शुरू से 6 महीने में एक बारी विजिट नहीं कर रहा डेंटिस्ट को, प्लस क्लीन नहीं रख रहा, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, तो वो पायरिया भी बढ़ते प्लस जेनेटिक फैक्टर्स भी एक्ट करते हैं, तो फिर एक उम्र के बाद आपके फिर दांत हिलने लग जाते हैं और हमें लगता है नहीं ये बुजुर्ग है इसलिए उम्र के साथ, बट नहीं, अगर मेंटेन करा जाए। आजकल हम देखते हैं लोग 90 साल के हमारे पास आते हैं और अच्छे दांत होते हैं उनके। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो 70 साल का हो गया या 80 साल का उनके दांत हिलने लग जाएंगे। मेंटेन अगर करके रखें तो बहुत साल चल सकते हैं। हमारे गांव में एक हैं बुजुर्ग, वो कहते हैं कि जिन्होंने नॉनवेज खाया उनके दांत बुढ़ापे में टूटते हैं। वो तर्क देते हैं कि जिसके शेर के जो दांत होते हैं, कैनन टीथ होते हैं, वो इंसानों में नहीं होते हैं, इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए। तो क्या इस तरह से कोई ये काम करता है कि नॉनवेज खाना और नहीं, दांतों को? ऐसा नहीं है। नॉनवेज आप खा सकते हैं, बट उसको बस साफ रखें दांत को, तो नॉनवेज भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हड्डियाँ खाने के लिए हमारे दांत नहीं बने, तो वो नहीं हम चबा सकते, जो कि काफ़ी देशों में देखा जा रहा है कि वो हड्डियाँ भी जमाते हैं, बट नहीं, हड्डी के लिए नहीं बने, वो शेर के दांत बने। बट हमारे दांत एक नॉर्मल नॉनवेज क्योंकि कुक्ड खाना होता है तो एक सॉफ्ट होता है वो, तो उसके बिल्कुल खा सकते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में लोग डेंटिस्ट से मिलने डरते क्यों हैं इतना? वो लोग छोटी मोटी बीमारियां हैं तो चले जाएंगे, जब तक दांत की दिक्कत एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचती वो लोग जाते नहीं हैं। क्या क्यों डरते हैं लोग डेंटिस्ट से? देखो, मेरे हिसाब से इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, ये उनको लगता है अरे 32 दांत हैं, खराब हो भी गया तो ठीक है, तो वो चलाते रहते हैं उसको। उनको लगता है जब बहुत दिक्कत बढ़ेगी और बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा तब देखेंगे, तब तक वो घर के नुस्खे, लौंग का तेल जैसे कि आपने मेंशन किया था, ये सब चलाते रहते हैं। तो वो पहुंचते तब है जब बहुत बुरा हाल हो चुका होता है, और तब फिर ट्रीटमेंट लंबा चलता है और काफ़ी चीज़ें होती है, इस दांत में ये है, इस दांत में ये है, तो उनको लगता है, इसलिए वो घबराते हैं कि अगर हम डेंटिस्ट के पास गए तो हमें ये भी कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा, दर्द हो सकती है। तो उस बात को अवॉइड करने के चक्कर में वो उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, और प्रोलॉन्ग करने के चक्कर में और ज़्यादा डर लगता है उनको कि बहुत सारे दांत इन्वॉल्व हो गए। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना सबसे निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी दांत है। तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको आँख में प्रॉब्लम हो, आप फटाफट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बट दांत को आप अवॉइड करते रहते हैं। और एक थोड़ा हद तक मुझे ऐसे लगता है कि एक जो लोगों को पता होना चाहिए, वो जागरूकता नहीं है कि एक डेंटिस्ट के पास तब भी जाना चाहिए जब हमें दिक्कत ना हो। तो हर 6 महीने में जाके सफाई करवाना, ये सब नॉलेज अभी नहीं है, जो मुझे लगता है उसकी वजह से भी दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि आप गए नहीं सालों साल तक। हमारे पास आते हैं लोग जो मतलब 40 साल के और कह रहे हैं हम पहली बार ही डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं, तो उस वजह से फिर बढ़ जाती है दिक्कत। अगर बिल्कुल शुरुआत में पकड़ी जाती तो शायद फिलिंग से काम हो जाता, शायद खाली सफाई से। अब वो बढ़ जाता है, फिर रूट केनाल, और इस डर की वजह से वो जाते नहीं, और जब जाते हैं तो बहुत आगे कुछ तो पहुंच भ्रम फैला होगा ना कि जो आप शुरू में बता रही थी कि सफाई का फैला हुआ है कि सफाई कराने के बाद दांत हिलने लगते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। इस तरह कुछ तो भ्रम फैले होंगे जिससे लोग अवॉइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, ये तो सफाई वाला तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं, बट अवॉइड करने की वजह से आगे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सबको 6 महीने में एक बार एक चेकअप के लिए और एक क्लीनिंग के लिए ज़रूर आना चाहिए। आजकल लोग सफ़ेद दांतों के लिए स्माइल मेकओवर करा रहे हैं और कैप यूज़ करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें, हमें टूथ अलाइनर्स हमें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए मिलते हैं। क्या ये एग्जिस्ट करते हैं चीज़ें या बिल्कुल ही मार्केटिंग गिमिक है ये? नहीं, बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि आजकल की ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि आप पूरा स्माइल मेकओवर कर सकते हो। अच्छा। बट ज़रूरी ये है कि केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि टूथपेस्ट से दांत वाइट हो जाएंगे। वो शायद एक इंसान को एक्चुअल में उसके दांत बहुत वाइट कर दें, और दूसरे इंसान को शायद इतने सेंसिटिव कर दें उसके दांत की ज़िंदगी भर उसको अब सेंसिटिविटी के साथ रहना पड़े। तो केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। पर ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ गई है, और उससे पूरा स्माइल मेकओवर हो सकता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी बढ़ जा मतलब चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी बेटर हो जाती है, एंड इट्स एन एक्सीलेंट प्रोसीजर इफ़ डन प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इस पर हम एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे कि स्माइल मेकओवर क्या है
और जो बहुत सारे ब्रेसल्स यूज़ करते हैं उस पर भी थोड़ा बात करेंगे लोग कि उससे क्या फ़ायदा होता है, और दांतों के से जुड़े जो सवाल छूट गए हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच।